साथियों नमस्कार। आज एक बार पुनः हम अपने FLC चैनल के माध्यम से हिंदी का नया टॉपिक संज्ञा लेकर के उपस्थित हैं। और ये संज्ञा क्या है? ये हिंदी जो व्याकरण के जो अंग होते हैं उनका एक हिस्सा है, उनका एक अंग है संज्ञा। इसके अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, पद, ये सब हिंदी व्याकरण के अंग हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा की, जिसे हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में। और नाउन को जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा है, उसको हम उसका शाब्दिक अर्थ निकाल लें तो वो क्या होगा? नाम ही संज्ञा है। अर्थात किसी के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक कोई कहते हैं उचित, उचित कोई बोलते हैं ठीक, और ठीक कोई बोलते हैं सही। उसी प्रकार जो ज्ञा है, ज्ञा को कहते हैं ज्ञात करना, और ज्ञात करने को बोलते हैं जानना। जानने का अर्थ होता है पता करना। तो इस तरीके से सही सही पता करना, किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का सही सही नाम पता करना ही क्या होता है? संज्ञा होता है। विद्वानों ने संज्ञा का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया है। उनमें पहला है बनावट के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। उनमें है पहला उसमें है पहला रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा, और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। तो रूढ़ संज्ञा क्या होती है वो समझिए। दो निरर्थक वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से बनती है। यानी दो अलग अलग वर्ण होते हैं और उनका अलग जब होते हैं तो कोई अर्थ नहीं होता, जब वो दोनों मिल जाते हैं तब उनका एक अर्थ निकलता है। दूसरा पॉइंट है इसका कोई ना कोई अर्थ होता है, जब वो दोनों मिल जाते हैं तब उसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे का धन म, काम। जब अलग हैं तो इनका कोई का कोई अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है। य धन ज्ञ यानी यज्ञ, कम धन ल कमल, चा धन वल चावल। यानी जब दो निरर्थक शब्द आपस में मिलकर के कोई अर्थ प्रदान करते हैं वो होती है रूढ़ संज्ञा। अब जानेंगे कि यौगिक संज्ञा क्या होती है। दो सार्थक शब्दों के योग से बनती है। ये जो यौगिक संज्ञा होती है दो सार्थक शब्दों के योग से ही बनती है। जैसे विद्या धन आलय। आलय का मतलब होता है घर, और विद्या का तो आप जानते ही हैं कि विद्या जो हम पढ़ते हैं वो होती है। रसोई धन घर, रसोई घर, ये शब्द है और ये भी शब्द सार्थक ही है। अब जानेंगे तीसरा कि योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। दो सार्थक शब्दों के योग से बनती है। ये रूढ़ संज्ञा कैसे बनती है? दो सार्थक शब्दों के योग से तो बनती हैं लेकिन अर्थ कुछ विशेष निकलता है। सार्थक शब्दों से निकलेंगे लेकिन जो अर्थ निकलेगा उसका अर्थ तीसरा माना जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं, वो बहुब्री समास के तुल्य होगा। जैसे लंबा धन उदर, इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ। उदर माने पेट, लंबा माने बड़ा लंबा। जिसका लंबा पेट है उसे कहते हैं लंबोदर। और इसे किसको माना जाता है, किसको संज्ञा दी जाती है? लंबोदर की, गणेश को। तो यानी जोड़ने पर अर्थ तो मिला, लेकिन अर्थ हमें क्या मिला? तीसरा अर्थ मिला। जब हमें कोई तीसरा अर्थ मिलता है तो वो होती है योग रूढ़ संज्ञा। इसी क्रम में दूसरा देखिए नील धन कंठ, नीलकंठ। और नीलकंठ किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। जहाँ पर दो सार्थक शब्दों के योग से तो बनती हैं लेकिन उनका क्या निकलता है? विशेष अर्थ निकलता है। वो संज्ञा कैसी होती हैं? योग रूढ़ संज्ञाएं होती हैं, योग रूढ़। अभी चलते हैं आगे। व्युत्पत्ति दूसरा है इसका, जो विद्वानों ने 4 प्रकार से संज्ञा को बांटा है। तो उसका दूसरा पॉइंट है कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि इन संज्ञाओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो इसकी जो व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई है तो इसको भी इन्होंने 3 तरीके से ही माना है। और वो कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में और भाववाचक संज्ञा के रूप में। इनका विशेष जो विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे। और इसमें इसी कड़ी में तीसरा क्या है? गुण के आधार पर संज्ञा के भेद। गुण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। और वो कौन सी होती है? गुणवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। तो गुणवाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह अथवा पदार्थ आदि का बोध होता है वो क्या होते हैं? गुणवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसमें इस गुणवाचक संज्ञा में ही और अंदर जाएंगे डीपली थोड़ा सा, तो ये कैसे इसको हम विस्तार देंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है परिमाणवाचक संज्ञा। ये विद्वानों के विशेष अलग अलग मत हैं। तो इन्होंने बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर संज्ञाओं को बांटा है।
और इसी क्रम में इसका चौथा रूप भी है। इसका जो चौथा रूप है वो देखिए, इसका जो चौथा रूप है वो है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है परिमाणवाचक या पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम जानेंगे कि जातिवाचक नंबर 1 पॉइंट लेंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, परिमाणवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन क्रम में हम पहला क्रम जो है जातिवाचक संज्ञा उसको लेते हैं। तो जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। ऐसे संज्ञा शब्द जो अपने पूरे वर्ग यानी होल क्लास, पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जैसे लड़का, जब हमने लड़का बोल दिया तो संपूर्ण लड़के जाति का बोध हो जाता है। लड़की, पूरी लड़की जाति का बोध होता है। पर्वत, पूरे पर्वत जाति का बोध होता है। शहर, पूरे शहरों का बोध होता है। नदी, समस्त नदियों का बोध होता है। युद्ध, समस्त युद्धों का बोध जहाँ पर होता है। तो ये होती हैं जातिवाचक संज्ञाएं। अब जातिवाचक संज्ञाओं को हम पहचाने के कैसे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो आप देखिए। पहला रूल क्या है? रूल 1, पदों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जितने भी पद होते हैं वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे अध्यापक का पद है, नेता है, मंत्री है, राष्ट्रपति है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, और जितने भी पद है, लेखपाल है, पुलिस है, जो भी जितने भी पद हैं दुनिया में वो सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। अब रूल 2 क्या है? संबंधों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। संबंधों के जो नाम होते हैं सदैव किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में ही होते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, प्रेमी प्रेमिका, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, जो भी है, जितने भी संबंध हैं वो किस में आएंगे? सभी वो आपके सभी संबंध आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। तो आपका अब रूल 3 है। रूल 3 जानेंगे कि जातियों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जितनी भी जातियां हैं वो उन जातियों के जो नाम हैं वो सदैव जातिवाचक संज्ञा में ही होते हैं। जैसे यादव है, विश्वकर्मा है, तिवारी हैं, शुक्ला हैं, दिवाकर हैं, श्रीवास्तव हैं, जादौन हैं, सविता हैं, जितने भी आपकी जातियों के नाम हैं वो सब जातियाँ किस में आएंगी? वो हमेशा सब जातियाँ जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगी। अगला पॉइंट, रूल नंबर 4, पशु पक्षियों के नाम सदैव जातिवाचक होते हैं। पशु पक्षियों के नाम कैसे होते हैं? सदैव जातिवाचक होते हैं। जैसे आपका कौवा है, मोर है, शुतुरमुर्ग है, तोता है, मैना है, गौरैया है, अबाबिल है, घोड़ा है, हाथी है, लोमड़ी है। जैसे घोड़ा है, अगर चेतक घोड़ा का नाम आएगा तो चेतक एक नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन घोड़ा आएगा तो आपका जातिवाचक होगा। जैसे हाथी है, कॉमन आएगा, पूरी जाति का बोध कराएगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर हाथी को हम ऐरावत हाथी के नाम से जानेंगे कि ऐरावत हाथी नाम से जानेंगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर कोई भी चीज़ संपूर्ण जाति का बोध कराती है वो किस में आती है? सदैव जातिवाचक में ही आती है। रूल नंबर 5 को जानेंगे। रूल नंबर 5 क्या है? कि जीव जंतुओं तथा कीड़े मकोड़ों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे चींटी है, सांप है, नेवला है, खटमल है, बिच्छू है, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अगर सांप का नाम लें, अगर कोबरा सांप कहें, करैत कहें तो वो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है सांप, तो ये क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया। अभी चलते हैं हम रूल्स नंबर 6, फल तथा फलों के। फल तथा फलों के नाम जातिवाचक होते हैं। जैसे आपका आम है, अमरूद है, केला है, अंगूर है, इमली आदि, ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर यहीं पर आम को हम बोल दें कि ये दशहरी आम है, कि चौसा आम है, कि लंगड़ा आम है, तो वो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, न कि जातिवाचक। जहाँ पर सिर्फ जाति विशेष का बोध कराता है वो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा ही होती है। और रूल है अगला, सब्जी तथा सब्जियों के नाम। सब्जी तथा सब्जियों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे आलू है, गोभी है, मटर है, मिर्च है, और जितनी भी सारी सब्जियां हैं वो सब किस में आती हैं? वो जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। तो साथियों, आज आपने हिंदी व्याकरण के अंग में
हिंदी व्याकरण के अंग में जो पहला अंग है संज्ञा, उसको आपने बखूबी समझा। और हम इसी कड़ी में कल आपको जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे लेकर के। तब तक आप इसे पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।